स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट बाई एन के गुप्ता में। दोस्तों, आज एनसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही कारगर साबित होगा सी टेट की परीक्षा में। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों को मैं चुन के आपके सामने लाया हूं। इसको ठीक से समझिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आने वाली चीज़ है। प्रत्येक साल देखा गया है कि एनसीएफ से संबंधित 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं प्रत्येक सीटेट परीक्षा में। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं बगैर देरी किए हुए, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है, शॉर्ट करना है। और ये करने के बाद किस प्रकार होगा, क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव मैं वीडियो कल आप लोग को मुहैया करा दूंगा। सबसे पहले आज कुछ प्रश्नों को जान लीजिए। मैं जानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो नहीं पाएगी क्योंकि पहले सब्जेक्टिव को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए प्रश्न को जानते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्योंकि ये नंबर वाइज जो है मैंने इसको चुन के निकाला है। सिर्फ सीटेट की परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न है उन्हीं को। प्रश्न का टाइप थोड़ा लंबा होता है लेकिन ये समझने की ज़रूरत होती है। तो जो आपका पहला प्रश्न है, एनसीएफ का मानना है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे आप नहीं का जो ऑप्शन आता है उसमें सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेंगे। और ऑप्शन जो है उसे पढ़ाने की विधि, आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो यहाँ पे जो एनसीएफ है, एनसीएफ सूत्र के संबंध में कोई दलील नहीं देता, वो समझाने पे जोर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 to 5 का ये पेपर है, तो इसमें जो प्राइमरी लेवल के प्रश्न होते हैं वहाँ पे सूत्रों की जो ये है, सूत्रों के बारे में तो पढ़ाते ही नहीं है 1 to 5 में। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि सूत्र के बारे में 1 to 5 के क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए जो कथन है वो निश्चित तरीका निहित है, उसमें से उस उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो जो सिद्धांत का पालन नहीं करता वो सूत्र ही है, क्योंकि सूत्र के माध्यम से 1 to 5 में पढ़ाते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 4 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर जो आपका होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्टीकरण के बारे में बात की जाती है, क्रमबद्धता के बारे में बात की जाती है, और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने की भी बात की जाती है। तो यानी कि इसका जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए उपरोक्त सभी का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, ये सभी। तो 24 का जो राइट आंसर होगा, एनसीएफ सबसे ज़्यादा बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न संख्या 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित चिंतन और तर्कना एक निहित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ पे दृष्टिकोण के बारे में बात की जा रही है, तो देख लेते हैं। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम पर प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तीसरा ऑप्शन जो है आपका, गणित की सभी पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना। तो देखिए चिंतन और तर्क के लिए
विशेष कोचिंग की आवश्यकता तो है नहीं। गणित की सभी पाठ्य पुस्तक को लिखना, दोबारा लिखन करवाना, ये तो ज़रूरी है नहीं। बहुत सारे सवाल देना, होमवर्क देना, ये सब तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। चिंतन करने के लिए खोजबीन, उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, ये तर्कन चिंतन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य बताएं। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। दूसरा ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन है 6 अंकों तक गणना करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, संख्या पद्धति पढ़ाने के उद्देश्य जो होते हैं वो आपके होते हैं संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों और समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं के विकास की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब कि इतना बड़ा तो बना दिया, लेकिन ये गणितीयकरण जो है ये किसके ओर इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, यही चीज़ है। तो यहाँ पे 1 to 5 का पेपर है, तो आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं कि 1 से 5 में गणितीयकरण जो होता है उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे पूर्व अवधारणाओं को तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणित रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्याओं संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुमोदित करने की। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे पूर्व अवधारणाओं, यानी कि आपके इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका होगा, एक बार और देख लेते हैं। वर्गमूल घनमूल तो पाँचवीं में पढ़ाते नहीं है, ज्यामिति पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे रेखा के बारे में कुछ समीकरण जो है, इक्वेशन जो है वो तो पढ़ाते ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही होगा आपका सही। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पूर्व अवधारणाओं को तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। अवधारणा का मतलब यही होगा, जो पहले से वो अवधारणा लेके आता है, सोच लेके आता है, उसी चीज़ के ऊपर उसको कुछ समझाएं और उसका मानसिक विकास करें। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणक के गुण धर्म, क्रय गुण और समूह गुण, गुणक पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो जो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्रय गुण और समूह गुण, इसको आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका 2 नंबर वो सही होगा। अंकीय संख्या 2 अंकीय संख्या से गुना करना नहीं, 3 की कक्षा में, यहाँ पे 3 की कक्षा के बारे में पूछा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है।
गणित की लंबी आकृति किसकी ओर संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं का हल, गणित के खेल का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, चुनौतीपूर्ण समस्या का हल तो होगा नहीं, गणित के खेलों का सृजन होगा नहीं, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान होगा नहीं, तो जो बच जाता है वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पे उच्च उद्देश्य को तो पूरा करेगा नहीं, और जो रही बात कि गणितीय करण के उद्देश्य को पूरा तो करेगा नहीं, क्योंकि जो बच्चा है 1 to 5 का बच्चा है, और महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य जो इम्पोर्टेंट गणित के शिक्षण है जो 10+2 में पढ़ाए जाते हैं उसके उद्देश्य को तो ये पूरा करेगा नहीं। गणित के संकीर्ण उद्देश्य को जरूर पूरा करेगा। संकीर्ण का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हो तो हम बता देना चाहते हैं कि इसका मतलब होता है छोटे उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 जोड़ 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने को कहा जाता है, अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 = 67 है। तो मैंने इसे 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग की यह युक्ति क्या है ये बताइए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लाइनिंग क्लास में बोर्ड पर लाइन खिंचवा के जैसे जुड़वाते हैं ना, ये सेम चीज़ उसी तरीके से किया, उसमें से 2 निकाल दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, यहाँ पे पुनर्समूहीकरण, प्रतिकारी समृद्धि कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 35 का राइट आंसर जो होगा प्रतिकारी, यानी कि उसका नकल, प्रतिबिंब बनाया और उसके बाद उसने बताया 2 घटा के। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? पहला ऑप्शन भिन्न रूपों के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। दूसरा ऑप्शन वर्गीकृत आंकड़ों को निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तीसरा ऑप्शन दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। चौथा ऑप्शन मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, बच्चा वर्गीकरण आराम से कर सकता है, भिन्न का प्रयोग तो होगा नहीं, तार्किक कार्य प्रणाली के बारे में होगा नहीं, मानक परिकलन प्रणाली के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली, गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में निरूपण करना, विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। जी 36 का 2 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर जो है ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। तब रही बात कि आज के हम वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और आशा करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। थोड़ा बहुत ट्रिक मैंने इसमें बताया है पकड़ने के लिए। तो और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने उस 30 नंबर को बढ़ा सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया हुआ है कि 60 किसी भी अभ्यर्थी का आता है, 30 ही बढ़ाना रहता है। तो 30 कहाँ से बढ़ाना है ये आप जान लीजिए।
अधिकतर प्रश्न एनसीएफ से संबंधित जितने भी होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो 2 नंबर उनका यहाँ कट जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस एनसीएफ के थॉट को पकड़ने के लिए जो ट्रिक मैंने बताया है वो ज़रूर आप लोगों के काम आएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि नहीं आया। वो इसलिए कि एक मैं आधे घंटे का सब्जेक्टिव सिर्फ एनसीएफ का वीडियो, जिसमें पूरी उसकी कहानी बताई जाएगी, पूरा थॉट उसका, एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें मैं उसी में क्लियर कर दूंगा एक आधे घंटे के वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर दें। तो धन्यवाद वीडियो देखने का।